चलिए स्टार्ट करते हैं मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 5 चरण है मराठा शासन के, जो कि 1741 से 1854 तक चलता है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है अप्रत्यक्ष शासन, जो कि 1741 से 1758 तक। दूसरा है प्रत्यक्ष शासन 1758 से 1787। तीसरा है सूबा शासन 1787 से 1818। चौथा है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818 से 30। और पांचवा है पुनः प्रत्यक्ष शासन 1830 से 54। उस समय इस प्रकार थे। पहले तो राज्य के प्रमुख को राजा कहते थे। मराठा साम्राज्य के 5 शाखा या राज्य थे। पेशवा के पुणे, भोसले के नागपुर जिसका रघुजी वन राजा था, होलकर के इंदौर क्षेत्र और सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र, गायकवाड़ बड़ौदा क्षेत्र। सबसे पहला है अप्रत्यक्ष शासन 1741 से 58। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के कारण कलचुरी वंश का विभाजन, मराठों की महत्वाकांक्षा। घोसलों को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल सनद में मिला था। बंगाल में आक्रमण के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। तीसरा है रघुनाथ सिंह को बूढ़ा होना, स्वयं 60 वर्ष का, शरीर कमजोर, बेटा का 1740 में मृत्यु। चौथा है जलोढ़ मैदान और कृषि विकास। महानदी मैदान में लाल पीली के साथ जलोढ़ मृदा भी पाया जाता था, जिसके उपजाऊपन से मराठों को लालच हुआ। शिल्पकार और दस्तकार भी समृद्ध थे। कपड़े रोम को निर्यात होता था। पांचवा है मीर हबीब की भूमिका। मीर हबीब बंगाल का एक सामंत था और शासक अली वर्दी खां का शत्रु था। अली वर्दी खां ने 1740 में बंगाल को स्वतंत्र घोषित कराया और उड़ीसा तथा बिहार पर शासन कर रहा था। मीर हबीब को घोसले की सनद की जानकारी हो गई। मोहन सिंह की भूमिका। मोहन सिंह प्लस रघुजी प्लस मीर हबीब का संबंध तथा योजना। जमींदारों का असहयोगी रुख, रघुजी फर्स्ट का ऋणग्रस्तता, सेना का खर्च अधिक, पूर्ति के लिए आक्रमण जरूरी था। मराठा आक्रमण के बाद कलचुरियों का खजाना मराठों के हाथ में चला गया। रघुनाथ सिंह के ऊपर टकुली लागू कर दिया गया। रघुनाथ सिंह ने पंत के प्रतिनिधि को गिरफ्तार करा दिया, जिससे रघुजी ने इसे हटाकर मोहन सिंह को रतनपुर का शासक बना दिया। और ये कुलीनगिर प्रतिनिधि गोसाई था, जिसको कल्याणगिरी कहते हैं, इसके प्रतिनिधि रखा इसके अंडर में पंत जी ने 1745 में। भास्कर पंत के अधीन मोहन सिंह शासन कर रहा था, परंतु 1744 में अली वर्दी खां ने भास्कर पंत को मरवा दिया। 1745 से 58 तक मोहन सिंह रघुजी एक के अधीन मराठा कठपुतली बनकर रहा। 1758 में रघुजी एक के मृत्यु के बाद पुत्र बिंबाजी भोसला ने मोहन सिंह की मृत्यु हो गया को हटाकर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ कर दिया। मोहन सिंह से जनता त्रस्त थी, विद्रोह की घोषणा कर चुका था, लेकिन वो मर गया। 1734 में सेना साहब रघुजी को सूबा के पद पर नियुक्त किया और सनद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दिया। ये पद है सेना साहब सूबा। दूसरा आता है प्रत्यक्ष शासन 1758 से 87। बिंबाजी प्रथम शासक मराठा शासक था, जिसे जनता ने स्वीकार किया, इज्जत दिया। अब हम देख लेते हैं क्या करके। बिंबाजी 1758 से 87। बिंबाजी नागपुर के अधीन था, एक सूबेदार जैसा। अपने पिताजी राघोजी से छत्तीसगढ़ को राज्य में पाया था, 4 भाइयों में। मोहन सिंह की मृत्यु से स्वतः राज्य प्राप्त हो गया। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर रतनपुर को रायपुर का राजधानी, छत्तीसगढ़ का राजधानी बनाया और क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की राज्य की संज्ञा दिया। विजयदशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा भी इसने प्रारंभ किया था। परगना प्रणाली का सोच इसने प्रारंभ किया था, हालांकि इसने लागू नहीं किया, जो अभी के जिला जैसा था। विठ्ठल राव दिनकर बाद में आगे चलकर इसको लागू करता है परगना प्रणाली। रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। राजस्व संबंधी लेखा को इसने तैयार करवाया और कई पदों पर छत्तीसगढ़ी बघेली के स्थान पर मराठी भाषा का उपयोग होने लगा और कई पदों पर मराठों के अलावा गैर मराठों को भी पद मिला। राजस्व को नागपुर भेजना इसने बंद कर दिया तथा छत्तीसगढ़ को इसने स्वतंत्र घोषित किया। राज्य का दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ का राजस्व यहीं के विकास में अब लगने लगा और रतनपुर के महामाया मंदिर के पुजारी पंचकौर को 1758 में वार्षिक अनुदान के लिए इसके उदारता का परिचायक है। 1787 में बिंबाजी की मृत्यु हो गई,
जिससे उसकी 3 रानियां सती हो गई। बिंबाजी छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे पर इच्छा विरुद्ध था आ गए। यह छत्तीसगढ़ के राजा नहीं सूबेदार थे पर स्वतंत्र थे। नागपुर के सिक्के ही चल रहे थे। मई 1757 में बिंबाजी का शासन से आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। इस समय बस्तर स्वतंत्र था, जमींदारों से टकोली वसूलते थे। अब तीसरा नंबर आता है सूबा शासन 1787 से 1818। बिंबाजी की मृत्यु के बाद वेंकोजी भोसला आया। रघुजी दो के छोटे भाई थे। वेंकोजी भोसला 1787 से 1818 है ये। रतनपुर पर रुचि नहीं ली और नागपुर पर ध्यान दिया और छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली प्रारंभ किया। यह उपनिवेशवाद का परिचायक था। सूबेदार कौन कौन होते देखते हैं। फर्स्ट है महिपत राव दिनकर 1787 से 90। प्रथम सूबेदार था। यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर 17 मई 1790 को रायपुर आए थे। बोला रायपुर एक बड़ा शहर है। सूबेदार वेंकोजी के आज्ञानुसार राजस्व के पीछे ही भागता था। यह बाजीराव एक का सेनापति तथा एक खुफिया अधिकारी भी रह चुके थे। सूबेदार बोली लगाकर सूबेदारी प्राप्त करते थे। रघुजी दो ने इसे बर्खास्त कर दिया। दूसरा है विट्ठल राव दिनकर 1790 से 96। मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। रायपुर रतनपुर से बड़ा शहर है और छत्तीसगढ़ की स्थिति की उसने आलोचना किया। महिपत राव दिनकर से 25% अधिक बोली लगाकर सूबेदार बना था और परगना पद्धति की शुरुआत की इसी के समय हुआ था। संपूर्ण क्षेत्र 27 परगनों में बांटा था इसने। उसके बाद कुछ समय के लिए भवानी कालू आता है, उसका कोई रोल नहीं है। तीसरा है केशव गोविंद जो कि 1797 से 1818 तक था। कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आए थे। अंग्रेजों के प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ गया था, कई क्षेत्रों को परास्त किए। चौथा है बिकाजी गोपाल 1809 से 17। 1811 में वेंकोजी की मृत्यु हो गया ऐसा यहाँ पर बताया गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। इसके समय में कर 50% पहुँच चुका था। इसने एडवांस पे किया था और कर को बढ़ा दिया था। गुंडागर्दी बढ़ गई थी। राजस्थान के पिंडारियों बंजारों को भी इसने परेशान किया, जिससे बंजारे विद्रोह कर दिए। अंग्रेजों ने मराठों को संधि के लिए मजबूर कर लिया और अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त किए। 1811 में वेंकोजी की मृत्यु के बाद अप्पा साहब 1811 से 18 तक शासक बने और बिकाजी गोपाल से विशाल धनराशि की मांग की। धीरे धीरे अस्थिरता फैलने लगी। पांचवा है सखाराम हरी, ऋणग्रस्त किसानों ने इसे गोली मार दी। छठवा है यादवराव दिवाकर 1817 से 1818। मराठों का अंतिम सूबेदार था। 1815 में वेंकोजी भोसला का मृत्यु हो गया और 1818 तक दिवाकर कार्य करता रहा। ये अलग अलग दिया है वेंकोजी के बारे में। वेंकोजी की मृत्यु के बाद बाजीराव एक शासक बना। बाजीराव ने अंग्रेजों के साथ हुई संधि को खत्म कर दिया, जिससे 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध सीताबर्डी का युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने बाजीराव एक को हरा दिया और अपने कब्जे में क्षेत्र को ले लिया। चौथा है अंग्रेजों के अधीन मराठा 1818 से 30। संधि के अनुसार बिंबाजी का बेटा रघुजी 3 अवयस्क था, इसलिए वयस्क होते तक अंग्रेजों ने शासन किया। अप्पा साहब को भगोड़ा घोषित कर दिया। हेस्टिंग द्वारा नागपुर के लिए 1818 में जेनकिंस को रेजिडेंट नियुक्त किया। जेनकिंस ने छत्तीसगढ़ के लिए राजधानी रतनपुर एगन्यू को अधीक्षक नियुक्त किया। 5 सूबा था, जिसमें नागपुर, भंडारा, चांदा, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ था। प्रत्येक सूबे के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति किया गया। एगन्यू 1818 से 25। इससे पहले एडमंड 1818 में कुछ समय के लिए प्रथम अधीक्षक नियुक्त हुआ। छत्तीसगढ़ एक सूबा था उस समय। छत्तीसगढ़ में सामाजिक जनगणना कराया। एगन्यू के बारे में हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक जनगणना कराया, जातियों की संख्या का गणना कराया। यहाँ शुक्ला, नाविक, केवट जनजाति आदि थे। 8 से 10 माह तक रहे, लेकिन ये 18 से 25 तक रहा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। 1818 में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया, रायपुर रतनपुर के स्थान पर, तथा पहली बार रायपुर अधीक्षक का मुख्यालय बना। सोना खान का विद्रोह किया गया राम राय द्वारा। केन सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ। 1819 में परगनों को पुनर्गठित कर 18 के स्थान पर 9 परगना बना दिया गया। बाद में दुर्ग बालोद भी शामिल हो गए। अब आता है सैंडिस
ताहूतदारी व्यवस्था आरंभ हुआ। क्षेत्र के बंजर और त्याज्य भूमि को कृषि कार्य के अंतर्गत लाना इसका कार्य था। क्राफर्ड यह अंतिम अधीक्षक था। 1830 में पहली बार छत्तीसगढ़ में कृष्णाराव अप्पा को जिलेदार नियुक्त किया गया। अधीक्षक क्राफर्ड के स्थान पर रघुजी तीन द्वारा। अब रघुजी तीन वयस्क हो चुके थे तथा अगले 23 वर्ष तक शासन किया। अब आ जाता है पुनः मराठा शासन 1830 से 54। रघुजी तीन 6 जून 1830 से 11 दिसंबर 1853 जिलेदार प्रशासनिक अधिकारी थे तथा उन्हीं द्वारा शासन हो रहा था। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तीन की मृत्यु हो गई। उस समय छत्तीसगढ़ का जिलेदार गोपाल राव था। गोपाल राव अंतिम जिलेदार था। रघुजी तीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी ने छत्तीसगढ़ को नागपुर के साथ ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया और छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया। रघुजी तीन अंतिम समय में सुरा और सुंदरी के चक्कर में रहे और बीमार रहने लगे। रघुजी के शासन काल की प्रमुख घटना यह है: मुल्तानी ठग लुटेरों का दमन, नरबली का अंत, बस्तर और करौन क्षेत्र में था, कर्नल कैंपबेल जो ब्रिटिश प्रतिनिधि था उसने अंत किया, सती प्रथा का अंत, दमधा के गोंड राजा का विद्रोह एक पुजारी के नेतृत्व में हुआ था, जिलेदार ने दबा दिया था, मराठी और हिंदुस्तानी को राजभाषा का दर्जा मिला, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा 13 मार्च 1854 को हुआ। नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर था मेंसल, नागपुर के रेजिडेंट थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ उस समय एक जिला था। डिप्टी कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ को 3 तहसील में बांटा: रायपुर, धमतरी और रतनपुर। उसका प्रमुख होता था तहसीलदार। तहसील को परगना में बांटा गया, प्रमुख होता था नायब तहसीलदार। दोनों पद भारतीयों के लिए सुरक्षित था। डिप्टी कमिश्नर को स्थानीय रीति रिवाज अनुसार शासन चलाने कहा गया था। 2 नवंबर 1861 को नागपुर तथा अधीनस्थ क्षेत्र को मिला के मध्य प्रांत बना, उसका प्रमुख होता चीफ कमिश्नर। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जिसका 3 जिला था: रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1905 में संबलपुर बंगाल में तथा सरगुजा क्षेत्र चांगभखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर मिलाया गया, मध्य प्रांत में शामिल हुआ। अब छत्तीसगढ़ में 3 जिला रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग रह गया। अब देखते हैं मराठा काल में प्रशासनिक दशा। सूबेदार प्रशासनिक, सैनिक, राजस्व का ब्यौरा था, सर्वेसर्वा था तथा लूट मचा दिया था। ऊंची बोली लगाते और वसूली के लिए लूटते थे। सूबेदार ने छत्तीसगढ़ की खालसा प्रदेश को परगनों में विभाजित करके कमोवेशदारों की नियुक्ति किया था। अन्य अधिकारी थे: फड़नवीस लेखापाल था, आय व्यय का हिसाब रखने वाला। पृथ्वी मुख्यालय में सूबेदार के साथ रहता था। बुधकर, जिसको बटकर भी कहते थे, कमोवेशदार को कृषि और राजस्व संबंधी सूचनाएं देता था। पटेल महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को प्रायः पद दिया जाता था। इसका कार्य राजस्व वसूली, कृषि का विस्तार करना था। यह पद मराठा काल में सृजित किया गया था। गौटिया परगने का कमोवेशदार गौटिया को नियुक्ति पत्र भेजता था। मराठा काल के अंतर्गत 2 भाग थे: खालसा क्षेत्र मराठों ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा, जागीरदारी क्षेत्र जमींदारों के अधिकार में कर दिया, एक निश्चित राशि चुकाते थे। तालुकदारी प्रथा, इस प्रथा में भूमि संबंधी पट्टों का प्रयोग किया जाता था। एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित भू क्षेत्र को ठेकेदारी प्रथा के अनुसार किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार में कर दिया जाता था। राजस्व से प्राप्त आय के 2 भाग थे: जमा राजस्व, भूमि की उपज पर लगने वाला कर, सेवाई, भूमि पर लगने वाला अन्य कर, विभिन्न त्योहारों पर भेंट के रूप में देते थे। ब्रिटिश अधीन मराठा काल में परिवर्तन, कमोवेशदार पर राजस्व नियंत्रण के लिए पेशगार या अमीन या पेशगार की नियुक्ति की गई। अमीन के विशेष कार्य पूर्ण करने के लिए अस्थायी तौर पर पंड्या नामक अधिकारी नियुक्त होता था। अंग्रेजों ने पटेल के पद समाप्त किए, कमोवेशदार को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रादेशिक सेना का गठन किया। अब मराठा काल में देखते हैं सामाजिक दशा। एगन्यू ने यहाँ के परिवारों की धंधों सहित गणना कराई, जिसके अनुसार सबसे अधिक कृषि, फिर तेल व्यवसायी, फिर केवट मल्लाह थे। ब्राह्मण 3% से कुछ अधिक थे और राजपूत 2% से कम थे। समाज में समरसता व्याप्त थी। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद उसकी पत्नियां सती हुई, अतः सती प्रथा थी। मराठा कालीन आर्थिक दशा। सूबेदारों
ने यहाँ संपत्ति की लूट मचा दी थी। कपास की अधिक उत्पादन से ही राजनांदगांव में कपड़ा मिल बीएनसी स्थापित हुआ। उपजाऊ क्षेत्र होने से धान, कपास, गन्ना, दालें तथा तिलहन अधिक मात्रा में होता था। बिम्बाजी भोसले के काल में 6 से 7 लाख रुपये राजस्व वसूल होता था। इससे आर्थिक दशा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। व्यापारी तथा कृषकों की हालत बिम्बाजी के बाद खराब हो गई। तेल, सूती, ऊन तथा कोसा के कपड़े निर्यात किया जाता था। लेन देन के लिए कौड़ियों के स्थान पर नागपुर के सिक्कों का प्रयोग होने लगा। किसान साहूकार के चंगुल में फंस रहे थे। मराठा कालीन सांस्कृतिक दशा। आर्य और अनार्य दोनों सभ्यताओं का प्रभाव था। बिम्बाजी धार्मिक प्रवृत्ति के उदारवादी व दयावान शासक थे। रतनपुर के पहाड़ी पर स्थित राम मंदिर, जिसे राम टेकरी नाम दिया गया, इसी के समय में था। राजभाषा मराठी और मोड़ी का प्रचलन था।